एक गांव हरिपुर में सेठ राजपाल का बड़ा रुतबा था। ऊंची हवेली, कई बैलगाड़ियां और गांव के सबसे बड़े अनाज के गोदाम। सेठ राजपाल के पास जो संपत्ति थी उसकी तुलना में गांव के बाकी लोग मामूली लगते थे। वो केवल गांव का धनी व्यापारी ही नहीं था, बल्कि अपनी ताकत और पहुंच के बल पर गांव के छोटे बड़े फैसलों में दखल देने वाला व्यक्ति बन गया था। लोग उसे मजबूरी में ही सही पर इज्जत देते थे। वो हर किसी पर अपनी धाक जमाना चाहता था और अपनी ताकत का इस्तेमाल अक्सर दूसरों पर हुकूमत चलाने के लिए करता था। इस गांव में गोपाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। गोपाल मेहनती था और अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती करता था। उसकी फसल के सहारे ही उसका परिवार गुजर बसर करता था। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा वही जमीन थी जो उसके पुरखों की दी हुई थी। गोपाल के लिए ये जमीन महज खेत नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और उसके बच्चों के भविष्य की बुनियाद थी। वो सीधा साधा था, लेकिन ईमानदार और अपने हक के लिए डट कर खड़ा रहने वाला व्यक्ति था। एक दिन सेठ राजपाल की नज़र गोपाल की ज़मीन पर पड़ी। वो ज़मीन गांव के किनारे पर स्थित थी, जहां पर सेठ एक गोदाम बनाना चाहता था। सेठ ने गोपाल के पास अपने आदमी भेजे ताकि उसे कुछ पैसे देकर उसकी ज़मीन ले सके, लेकिन गोपाल ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ये ज़मीन मेरे पुरखों की दी हुई निशानी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सेठ से ये बात हजम नहीं हुई। वो सोचता था कि उसकी ताकत और दौलत के आगे गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसकी बात को ठुकरा दे। उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह से गोपाल को मजबूर करेगा और उसकी जमीन को हड़प लेगा। सेठ ने अपने आदमियों से कहा कि वो गोपाल को हर तरह से परेशान करें। अब आए दिन गोपाल के खेत में कुछ न कुछ गड़बड़ होने लगी। कभी रात में किसी ने खेत में आग लगा दी, तो कभी उसकी फसल को पानी देने वाले नाले का रास्ता बंद कर दिया गया। गोपाल समझ गया कि सेठ उसे जमीन बेचने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डटा रहा। गांव के कुछ लोग गोपाल के साथ खड़े थे, लेकिन किसी में भी सेठ के खिलाफ खुलकर जाने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने गोपाल से कहा, सेठ का विरोध करना ठीक नहीं है। उसकी ताकत बहुत बड़ी है, वो चाहे तो किसी को भी तबाह कर सकता है। गोपाल ने उनकी बात सुनी, पर उसके मन में न्याय और अपने हक को लेकर एक अलग ही जिद थी। थक हार कर गोपाल ने गांव के बड़े बुजुर्गों की सभा में जाकर अपनी समस्या रखी। उसने सबको बताया कि सेठ किस तरह उसे परेशान कर रहा है और उसकी जमीन हड़पना चाहता है। सभा में बैठे लोग चुपचाप सुनते रहे, पर किसी ने खुलकर सेठ का विरोध नहीं किया। कुछ ने उसे समझाया कि वो अपनी जमीन सेठ को बेच दे और शांति से अपनी जिंदगी बिताए, लेकिन गोपाल को ये सलाह मंजूर नहीं थी। उसी दौरान गांव में बाबा आनंदगिरी नाम के संत आए हुए थे, जो अपनी साधना और धर्म की शिक्षा के लिए जाने जाते थे। लोग उनकी बातों में विश्वास करते थे और वे हर किसी की परेशानी का हल अपने अनोखे अंदाजों में बताते थे। किसी ने गोपाल को सुझाव दिया कि वो बाबा के पास जाए और अपनी समस्या को सुनाए। गोपाल के मन में थोड़ी उम्मीद जागी और वो बाबा आनंदगिरी के पास जा पहुंचा। बाबा ने उसकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी और फिर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उस अन्याय के खिलाफ है जो हर किसी के हिस्से में आता है। अब इस अन्याय का जवाब एक नई सीख से देना होगा। बाबा ने एक योजना समझाई और कहा, तुम सेठ को अपने घर भोजन पर बुलाओ, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। गोपाल को बाबा की योजना कुछ समझ में नहीं आई, पर उसने बाबा पर भरोसा किया और उनकी बात मानने का फैसला किया। अगले ही दिन गोपाल ने सेठ राजपाल को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सेठ को लगा कि गोपाल ने हार मान ली है और अब वो झुककर उसे सम्मान दे रहा है। ये सोचकर उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने आदमियों के साथ गोपाल के घर पहुंच गया।
गांव में गोपाल का घर साधारण था, लेकिन उसमें एक खास अपनापन था। गोपाल ने अपने छोटे से आंगन को सजाया और सेठ के स्वागत के लिए ढेर सारे पकवान बनवाए। गोपाल की पत्नी, जो हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहती थी, उसने खाने में कई प्रकार के व्यंजन बनाए थे। दाल, चावल, सब्जियां और मीठा। सभी व्यंजन बढ़िया और रंग बिरंगे थे और गोपाल ने बाबा द्वारा बताए गए तरीके से उन सब में एक खास बात रखी थी। सेठ राजपाल और उसके आदमियों ने जैसे ही भोजन शुरू किया, सभी ने तृप्ति से भोजन का आनंद लेना शुरू किया। गोपाल ने बड़े अदब से सभी को बैठाया और खुद भी उनके साथ भोजन करने बैठ गया। पहले तो सेठ ने कहा, ये भोजन तो बहुत अच्छा है गोपाल, तुमने सचमुच अच्छा भोजन बनाया है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। सबसे पहले गोपाल ने दाल परोसी। सेठ ने एक बड़ा चम्मच दाल का लिया और उसे चाव से खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला निवाला लिया, उसके चेहरे पर हल्का सा असंतोष दिखा। उसने सोचा कि शायद ये दाल की मसालेदार और तीखी स्वाद के कारण है। उसने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ा। फिर गोपाल ने सब्जी परोसी। सेठ ने सोचा कि शायद ये सब्जी उसकी पसंदीदा है, लेकिन जैसे ही उसने एक कौर लिया, उसके चेहरे पर फिर से हल्का सा असंतोष आ गया। उसने दूसरी बार सब्जी को चखा, लेकिन अब तक उसे कुछ समझ में आ गया था। अब बारी आई चावल की। सेठ ने चावल की कटोरी उठाई और बड़ी उम्मीद से पहले एक चम्मच चावल का लिया। पर जैसे ही चावल उसने मुंह में डाले, उसने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। वो धीरे धीरे और चौकसी से चावल खा रहा था, लेकिन अब तक उसे कुछ समझ में आ गया था। सेठ ने अब खिचड़ी पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि ये परंपरागत व्यंजन उसका मन खुश कर देगा। जैसे ही उसने खिचड़ी का कौर लिया, उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य देखा गया। वो अब हताश होने लगा था। अंत में गोपाल ने खीर परोसी। जब सेठ ने खीर चखी तो वो पूरी तरह से चौंक गया। खीर, जो आमतौर पर मीठी होती है, उसमें भी उसे एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। जैसे ही उसने खीर का एक और निवाला लिया, उसके मुंह में कड़वाहट का एहसास हुआ। वो अपना गुस्सा रोक नहीं सका और उसने चिल्लाते हुए कहा, गोपाल, ये क्या खिला रहे हो तुम? ये खाना तो कड़वा है। तुमने ये सब कैसे बना दिया? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, जैसा आप दूसरों के जीवन में कड़वाहट घोलते हैं, वैसा ही स्वाद मैंने आपके भोजन में डाल दिया। हर व्यक्ति जिसने आपके अन्याय का सामना किया है, वो यही कड़वाहट हर दिन महसूस करता है। सेठ जी, ये केवल भोजन नहीं है। जैसे ये खीर कड़वी है, वैसे ही आपके कारण हमारे जीवन में भी कड़वाहट भरी हुई है। आपकी ताकत और संपत्ति ने गांव के लोगों का जीवन कितना कड़वा कर दिया है। आप अपनी इच्छाओं के लिए हमें हमेशा दबाते रहते हैं, हमारी खुशियों को छीनते रहते हैं। ये कड़वाहट सिर्फ इस खाने में नहीं, बल्कि हर इंसान जो इस गांव में रहता है, उसने अपनी जिंदगी में महसूस की है। अब समझिए कि जब किसी के जीवन में जहर घुलता है तो कैसा लगता है। सेठ राजपाल के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आया। उसे अपनी हरकतों का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहां मौजूद सभी लोग गोपाल की इस साहसी बात से प्रभावित हुए। सेठ ने गोपाल से माफी मांगी और कहा कि वो उसकी जमीन हड़पने की अपनी जिद छोड़ देगा। इस भोज के बाद सेठ ने वहां मौजूद सभी गांव वालों के सामने यही वादा किया कि वो अपनी संपत्ति और ताकत का इस्तेमाल अब केवल अच्छे कामों के लिए ही करेगा। गांव वालों ने गोपाल की इस हिम्मत को सराहा और गोपाल ने बाबा आनंद गिरी का धन्यवाद किया, जिन्होंने एक सच्चाई के जरिए सेठ को सही रास्ते पर लाने में मदद की। गोपाल की साहस भरी कहानी और बाबा की सीख गांव में इंसाफ की एक मिसाल बन गई। गांव में एक नई सजीवता आ गई थी।
जहां सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे और सेठ राजपाल भी अब उनके साथ मिलकर गांव के विकास में योगदान देने लगा। गांव की नई सच्चाई ने सभी को एक नई दिशा दिलाई। गोपाल ने अपनी मेहनत से अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाया और गांव में सभी किसानों ने मिलकर नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब गांव में सभी मिलकर काम करते थे और सेठ राजपाल भी अपनी भव्यता को छोड़कर सभी के साथ मिलकर गांव के उत्थान में जुट गया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप और किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।